अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन के बारे में है। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी क्या होती है। स्टेबिलिटी हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा और इसको मज़ीद देखेंगे कि स्टेबिलिटी क्या होती है। फिर राउथ हॉर्विट्ज़ का जो मेथड है स्टेबिलिटी फाइंड करने का कि एक सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, उस मेथड को हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं स्टेबिलिटी की तरफ। तो हमारे पास जो सिस्टम होता है, जो भी सिस्टम होता है, उसका एक टोटल रिस्पांस होता है जो जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है फोर्स्ड रिस्पांस और दूसरा होता है नेचुरल रिस्पांस। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि C ऑफ t इज़ इक्वल टू C फोर्स्ड ऑफ t प्लस C नेचुरल ऑफ t। तो ये जो हमारे पास C फोर्स्ड ऑफ t है ये फोर्स रिस्पांस है, और ये जो C नेचुरल ऑफ t है ये नेचुरल रिस्पांस है। तो इस कंसेप्ट को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे स्टेबिलिटी का वो नेचुरल रिस्पांस के रिस्पेक्ट से है। तो एक स्टेबल सिस्टम वो होता है जिसका नेचुरल रिस्पांस ज़ीरो हो जाता है जब टाइम अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। मतलब अगर हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो यूँ है कि ये सिस्टम का एक नेचुरल रिस्पांस गिवन है। तो जैसे जैसे टाइम इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ये सिस्टम जो है इसका नेचुरल रिस्पांस ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इस तरह का सिस्टम हमारे पास स्टेबल सिस्टम होता है। और जो हमारे पास लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है वो अनस्टेबल तब होता है जब इसका नेचुरल रिस्पांस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, जब टाइम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। ग्राफ में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे टाइम हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो सिस्टम का जो नेचुरल रिस्पांस है वो भी हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये हमारे पास एक अनस्टेबल सिस्टम होगा। जो तीसरा स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट से सिस्टम होता है वो होता है कि एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है वो मार्जिनली स्टेबल कब होता है। तो वो मार्जिनली स्टेबल तब होता है जब इसका रिस्पांस ना इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है और ना हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच करता है, जैसे जैसे हमारे पास टाइम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। तो इस तरह के सिस्टम को मार्जिनली स्टेबल सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो थर्ड नंबर ग्राफ है, या तो यहाँ पे ये कर्व जो है हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और या ये ऑसिलेट करता रहेगा एक कांस्टेंट वैल्यू के राउंड अबाउट ऑसिलेट करता रहेगा। ये ना ज़ीरो की तरफ आ रहा है, जैसे जैसे हमारे पास टाइम इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ये रिस्पांस जो है ना ज़ीरो हो रहा है और ना हमारे पास क्या हो रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को जिसका नेचुरल रिस्पांस इस बिहेवियर का होता है, इस तरह के सिस्टम को हम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम कहते हैं। इन डेफिनेशंस में हम ये कंसिडर करते हैं कि जैसे ही हमारे पास नेचुरल रिस्पांस ज़ीरो हो जाता है, अप्रोच करता है ज़ीरो को, तो सिर्फ फोर्स्ड रिस्पांस हमारे पास रह जाता है। ये तो था हमारे पास नेचुरल रिस्पांस के रिस्पेक्ट से जो हम स्टेबिलिटी को डिफ़ाइन करते हैं। अब आते हैं टोटल रिस्पांस की तरफ। अगर टोटल रिस्पांस के रिस्पेक्ट से हम सिस्टम की स्टेबिलिटी को स्टडी करना चाहें तो वो इस तरह होगा कि जब हम सिस्टम को एक बाउंडेड इनपुट दें, बाउंडेड से मुराद फाइनाइट इनपुट है, वो
हमारा जो इनपुट होगा वो इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करेगा, तो इस तरह के इनपुट को हम बाउंडेड इनपुट कहेंगे। तो बाउंडेड इनपुट के लिए अगर सिस्टम बाउंडेड आउटपुट दे रहा है तो हमारे पास जो सिस्टम है वो स्टेबल है। मतलब एक फाइनाइट इनपुट हम उस सिस्टम को अप्लाई करें और हमारे पास वो एक फाइनाइट आउटपुट दे, तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहेंगे? स्टेबल सिस्टम कहेंगे। और अनस्टेबल सिस्टम वो होगा जब हम इसको एक बाउंडेड इनपुट दे और उसका जो आउटपुट है वो हमें अनबाउंडेड मिले। मतलब हम फाइनाइट इनपुट अप्लाई करें और वो हमें इनफाइनाइट आउटपुट दे, तो इस सिस्टम को हम अनस्टेबल सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारे पास टोटल रिस्पांस के रिस्पेक्ट से स्टेबिलिटी की डेफिनेशन हुई। क्योंकि हमारे पास जो फोर्स्ड और नेचुरल रिस्पांस होते हैं वो इनसेपरेबल होते हैं, उनको सेपरेट हम नहीं कर सकते। अब आते हैं हम पोल्स के रिस्पेक्ट से सिस्टम की स्टेबिलिटी को किस तरह देखते हैं। ये जो पिछले दो तरह के डेफिनेशंस हमने किए हैं, इसमें ये था कि जब सिस्टम हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब एक कंट्रोल सिस्टम है या कोई भी सिस्टम है, वो हमारे पास क्या होता है? एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उसको हम इनपुट दे के स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, या उसका नेचुरल रिस्पांस देख के हम स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। अब अगर हमारे पास सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा और हमारे पास उस सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन मौजूद हो या उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मौजूद हो, तो उस इक्वेशन से या उस ट्रांसफ़र फंक्शन से हम कैसे पता लगाएंगे कि वो सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। तो पोल्स के रिस्पेक्ट से हम स्टेबिलिटी को किस तरह डिफाइन करते हैं कि स्टेबल सिस्टम हैव क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन विद पोल्स ओनली इन द लेफ्ट हाफ प्लेन। हमारे पास एक क्लोज लूप सिस्टम तब स्टेबल होगा जब उसके सारे के सारे पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई कर रहे हों। मतलब कोई भी पोल हमारे पास जो एस प्लेन है उसके राइट हाफ में लाई नहीं कर रहा हो। जिस तरह हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये जो स्टेबल सिस्टम है हमारे पास, ये एक स्टेबल सिस्टम की एग्जांपल दी हुई है। तो हमारे पास क्या है? ये एक स्टेबल सिस्टम है। तो इसके जो हमारे पास पोल्स हैं वो लेफ़्ट हाफ प्लेन में लाई कर रहे हैं या इमेजिनरी एक्सिस पे है, और इसकी वैल्यू जो है जो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं जो पोल्स, वो 1 के करीब है। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? स्टेबल सिस्टम कहते हैं। अब एक ऐसा सिस्टम जिसके पोल्स जो है वो सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हो और उसके जो वैल्यू हो वो 1 के करीब ना हो बल्कि 1 से ज़्यादा हो, तो वो सिस्टम हमारे पास क्या होगा? अनस्टेबल सिस्टम होगा। और अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो कि उसके जो पोल्स हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस पे हो, मतलब ये जो जे ओमेगा एक्सिस है इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, और वो पोल्स, उन पोल्स की वैल्यू जो हो वो 1 के करीब हो या 1 हो, तो इस तरह का सिस्टम हमारे पास जिसके सारे के सारे पोल्स सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस पे हों और उसकी वैल्यू 1 हो या 1 के करीब हो, उसको मार्जिनली स्टेबल सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है वो पोल्स के रिस्पेक्ट से डिफाइन की गई है। अनस्टेबल सिस्टम है क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन with at least one pole in the right half plane or poles of multiplicity greater than 1 on the imaginary axis। तो इसको हमने देख लिया कि या तो अनस्टेबल सिस्टम जो होता है वो हमारे पास कौन सा सिस्टम होता है कि उसका एक या ज़्यादा पोल्स जो है वो राइट हाफ प्लेन में लाई कर रहे हो
और उसके जो इमेजिनरी एक्सिस पे पोल्स हैं वो हमारे पास क्या कर रहे हो, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। जिस तरह हमने इस ग्राफ में देखा, यहाँ पे ये जो नीचे वाला सिस्टम दिया हुआ है ये हमारे पास अनस्टेबल सिस्टम है, क्योंकि इसका ये एक पोल जो है, ये जो हम क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं इसको, इसका ये पोल हमारे पास राइट हाफ प्लेन में है और 2 पोल इसके इमेजिनरी एक्सिस पे हैं और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो ये हमारे पास क्या है, अनस्टेबल सिस्टम है। इसका एक पोल जो है वो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हाफ प्लेन में है, लेकिन सारे के सारे पोल्स जो है वो लेफ्ट हाफ प्लेन में नहीं है, या ऐसे पोल्स भी नहीं है जो इमेजिनरी एक्सिस पे हो और उसकी वैल्यू 1 हो, मतलब 1 से ज़्यादा ना हो। तो इसलिए इस सिस्टम को हम अनस्टेबल सिस्टम कहते हैं। अब पोल्स क्या होते हैं, पोल्स को हमने पहले भी डिफ़ाइन किया था कि जो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है ट्रांसफ़र फंक्शन का, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसका डिनोमिनेटर है s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3। तो इसकी हमारे पास 3 वैल्यूज़ निकल रही हैं s की। तो ये जो डिनोमिनेटर है इनके जो रूट्स निकलते हैं, मतलब s की जो वैल्यू निकलती है, तो उन वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं। और जो न्यूमरेटर में s वाले टर्म्स आते हैं उसमें जो s की वैल्यू होती है उसको हम ज़ीरोस कहते हैं। तो पोल्स के रिस्पेक्ट से हमारे पास स्टेबिलिटी की डेफिनेशन आप लोगों ने देख ली। स्टेबल सिस्टम वो होता है जिसके सारे के सारे पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई कर रहे हो, तो उसको हम स्टेबल सिस्टम कहते हैं। अनस्टेबल जिसका एक पोल या ज़्यादा पोल हमारे पास राइट हाफ प्लेन में हो या इमेजिनरी एक्सिस पे हो, लेकिन उसकी उन पोल्स की जो इमेजिनरी एक्सिस पे है उनकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके पोल सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस पे हो। इसमें अगर हम देखें तो अगर हमारे पास ये वाला पोल ना हो, ये जो हम देख रहे हैं ये वाला पोल ना हो, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला सिस्टम जो होगा वो हमारे पास मार्जिनली स्टेबल सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि इसके सिर्फ ये 2 पोल्स एग्जिस्ट करेंगे और वो किस पे होंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे। तो अगर ये वाला पोल एग्जिस्ट ना करे तो ये सिस्टम हमारे पास क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। ग्राफ में अगर आप लोग देखें तो एक स्टेबल सिस्टम हमारे पास क्या होता है, एक स्टेबल सिस्टम जब टाइम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है तो हमारे पास इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या होती है, हमें अचीव हो जाती है। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, स्टेबल सिस्टम कहते हैं। अब अनस्टेबल सिस्टम को अगर हम देखें तो इसका जो रिस्पांस है, जैसे ही हमारे पास जो सिस्टम टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो उसका जो रिस्पांस है या इसका जो आउटपुट है वो भी बढ़ता जाता है, वो भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। तो इस तरह के सिस्टम को हम अनस्टेबल सिस्टम कहते हैं। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम का कर्व भी इस तरह, ये जो ऑसिलेशंस नज़र आ रही हैं, इसी तरह का एक रिस्पांस हमें देगा मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। लेकिन उसमें ये होगा कि ये एम्पलीट्यूड इसके इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसका जो एनवेलोप है वो इंक्रीज़ कर रहा है, टाइम गुजरने के साथ साथ ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। उसका जो होता है मार्जिनली स्टेबल सिस्टम का, वो ये एम्पलीट्यूड हमें कांस्टेंट मिलेंगे, मतलब कांस्टेंट एम्पलीट्यूड्स के साथ ये इस 1 के राउंड अबाउट या किसी और वैल्यू के राउंड अबाउट क्या करेंगे, ऑसिलेशंस हमें आउटपुट पे देगा। तो इस तरह के सिस्टम को हम फिर क्या कहेंगे, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम।
अब आते हैं राउथ हॉर्विट्ज़ क्राइटेरियन की तरफ के स्टेबिलिटी के लिए जो राउथ हॉर्विट्ज़ क्राइटेरियन है वो मेथड क्या है। इस मेथड से हम किसी भी सिस्टम की जिसका हमें ट्रांसफ़र फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन हो उसकी स्टेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। इस मेथड के 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप्स में हम क्या करते हैं कि एक डेटा टेबल जनरेट करते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो हमें गिवन होती है या उस ट्रांसफ़र फंक्शन से। ट्रांसफ़र फंक्शन में जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसको 0 के इक्वल जब हम लेते हैं तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो उसके मदद से हम क्या करेंगे, एक राउथ टेबल या राउथ एरे जनरेट करेंगे। फिर उस एरे को हम इंटरप्रेट करेंगे, मतलब उसको देखेंगे, उससे हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि हमारे पास इस सिस्टम के लिए कौन कौन से पोल्स या कितने पोल्स हमारे पास लेफ़्ट हाफ प्लेन में है और कितने पोल्स हमारे पास राइट हाफ प्लेन में है। तो देखते हैं कि इसमें जो टेबल होता है वो कैसे जनरेट होता है, फिर बाद में देखेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी किस तरह फाइंड करते हैं। ये हमें एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन का डिनोमिनेटर होता है, जिस तरह अगर हम पिछली स्लाइड्स में देखें तो ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है इसका डिनोमिनेटर जो है इसको हम 0 के इक्वल पुट करें तो ये हमारे पास क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। इसी तरह अगर इस डिनोमिनेटर को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ट्रांसफ़र फंक्शन हमें गिवन होगा। तो जनरल फॉर्म हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की है वो कुछ यूँ है, a0 s पावर n, a1 s पावर n-1 प्लस a2 s पावर n-2 प्लस अप टिल ये कहाँ तक जाएगा, an तक और s पावर 0 तक। तो ये जो a0, a1, a2 अप टू an है ये हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट है इस s की, जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में s की पावर्स हैं उनकी कोएफिशिएंट है। तो a0 हमारे पास जो मैक्सिमम पावर s की होगी उसका कोएफिशिएंट हमारे पास क्या होगा, a0 होगा। जो हमारे पास s n-1 का कोएफिशिएंट होगा वो a1 है। इसी तरह ऑनवर्ड ये जो s की पावर है वो बाय 1 डिक्रीज़ कर रही है और जो a की सब्सक्रिप्ट में है वो बाय 1 इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें गिवन होगी। अब इससे हम राउथ एरे किस तरह जनरेट करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप लोगों ने इस साइड पे s की डिसेंडिंग पावर में पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख लेना है। मतलब मैक्सिमम पावर यहाँ पे टॉप पे होगा और फिर नीचे जैसे जैसे हम आते जाएंगे यहाँ पे s का जो पावर है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये s पावर n है, s पावर n-1, s पावर n-2 और इसी तरह s पावर n-3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, n की डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इसको लिख लिया। अब इसके बाद जो ये फर्स्ट 2 रोज़ हैं ये हमने इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से लिखने हैं। वो किस तरह होगा कि ये a0 और a1 ये पहला कॉलम होगा, a0 a1 हम इसको इस तरह लिख लेंगे। फिर होगा a2 और a3 इसको दूसरे कॉलम में लिख लेंगे, a4 a5 इसको तीसरे कॉलम में, a6 a7 और इस तरह ऑनवर्ड ये 2 रोज़ हम इन कोएफिशिएंट से बना लेंगे। मतलब a1 ऊपर लिखेंगे, a0 ऊपर लिखेंगे, a1 इसके नीचे आ जाएगा। इसी तरह a2 ऊपर लिखेंगे और
A3 इसके नीचे आ जाएगा। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो ये जो ऊपर वाली रो बन रही है ये इवन नंबर्स की रो है, जो कोएफिशिएंट के सबस्क्रिप्ट में इवन नंबर्स आ रहे हैं, ये हमारे पास उनकी रो है। और जो ऑड नंबर वाली रो है वो नीचे वाली रो बन रही है। इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो मैक्सिमम पावर है उससे शुरू करेंगे और एक पावर छोड़ते जाएंगे और दूसरा पावर इधर लिखते जाएंगे। तो A0 आ गया, A2 आ गया, A4, A6, और जो आप लोगों ने फर्स्ट रो में स्किप किए हैं, मतलब A1 हमने स्किप किया है, A3 स्किप किया है, A5 स्किप किया है, वो हम नीचे वाले रो में लिख लेंगे। तो ये दो रो हमारे पास क्या आ गई, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम लिख लेते हैं। अब जो नीचे वाले रोज़ हैं, जो बाकी के कोएफिशिएंट्स हम निकालेंगे, जो इस एरे के एलिमेंट्स हैं, B1, B2, B3, C1, C2, C3, इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? इसको इन दो रो से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो B1 है ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। ये किस तरह होगा, A1 A2, मतलब ये A1 और A2 हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे, फिर माइनस साइन लगेगा, और ये A0 A3, मतलब अगर हम इसको एक 2x2 मैट्रिक्स कह लें, ये जो A0 A1 A2 A3, इसको अगर हम 2x2 मैट्रिक्स कह लें तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। और डिवीज़न में ये जो A1 है ये डिवीज़न में आएगा। इसी तरह अगर आप लोग B2 लिखना चाहें तो पहला कॉलम हमेशा यही होगा, A0 A1। अब इसके साथ A4 A5 वाला कॉलम हम लेंगे, मतलब ये वाला कॉलम नहीं लेंगे बल्कि A4 A5 वाला लेंगे। तो A1 मल्टीप्लाई होगा A4 के साथ, माइनस साइन लगेगा, और A0 और A5 मल्टीप्लाई होंगे, जिस तरह आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है। B2 होगा A1 A4 माइनस A0 A5, और डिवीज़न में इन सारे B1 B2 B3 के लिए डिवीज़न में हमारे पास A1 आएगा। इसी तरह B3 के लिए हम A0 A1 के कॉलम के साथ ये A6 A7 लगाएंगे, तो हम इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, B3 भी आ जाएगा। अब C1 की तरफ आते हैं, जो नेक्स्ट रो है। उसके लिए हम इससे जो ऊपर वाले दो रोज़ हैं उनको कंसिडर करेंगे। जिस तरह B1 के लिए हमने इन दो रोज़ को कंसिडर किया था, इसी तरह C1 के लिए हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे। मतलब हमारे पास जो C1 होगा वो B1 A3 माइनस B2 A1। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें C1 हमारे पास है B1 A3 माइनस A1 B2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे C1 B2 को, और फिर हमारे पास क्या होगा, मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे B1 A3 को और A1 B2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों के दरमियान माइनस साइन लगाएंगे, और अब डिवीज़न में हमारे पास B1 आएगा। C1 C2 C3 के इस रो के लिए जो सारे एलिमेंट्स हम फाइंड करेंगे उसमें डिवीज़न में हमारे पास क्या आएगा, B1 आएगा। जिस तरह हमने B1 B2 और B3 को फाइंड किया था और सारों के डिवीज़न में हमारे पास क्या आ रहा था, A1 आ रहा था, इसी तरह C1 जब हम फाइंड करेंगे तो डिवीज़न में B1 लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ये डिवीज़न में B1 लगा हुआ है। अब C2 को किस तरह फाइंड करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने B2 को फाइंड किया था उसके अपर टू रोज़ के मल्टीप्लिकेशन से। तो C2 का भी वही मेथड है। C2 के लिए हम फर्स्ट कॉलम A1 B1 ही लेंगे, सेकंड कॉलम हमारे पास A5 B3 होगा। तो अगर इससे हम C2 कैलकुलेट करेंगे तो B1 A5, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है B1 A5 माइनस जो हमारे पास है A1
और B3। तो ये A1 B3 यहाँ पे आ गया। डिवीज़न में वही B1 आएगा। तो ये C2 C3 के लिए हम नेक्स्ट कॉलम को इस कॉलम के साथ लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवीज़न में हमारे पास B1 ही रहेगा। तो इसी तरह हम नीचे वाले रोज को भी जनरेट करते जाएंगे, D1 D2 D3, और अप टू हम जाएंगे n की तरफ। मतलब जो s पावर 0 के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट आता है उसको हम इधर लगा लेंगे an। ये an कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमें गिवन होगा, तो हम s पावर 0 वाली जो लाइन है उसमें हम डायरेक्ट यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से an पुट कर देंगे। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो हम इस तरह जनरेट करेंगे जिस तरह हमने लोगों ने देख लिया, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। इसी तरह D1 D2 D3 और E1, जितने हमारे पास ये इसके पावर्स होंगे उतने हमारे पास ये रोज बनेंगे। अब ये अरे जब हम जनरेट कर लेंगे तो फिर हमने इससे अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पे कितने लेफ़्ट हाफ प्लेन में पोल्स लाई कर रहे हैं, कितने पोल्स हमारे पास राइट हाफ प्लेन में है। तो उस बेस पे हम देखेंगे कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। तो उसको हम किस तरह देखेंगे कि ये जो फर्स्ट कॉलम है हम इसको देखेंगे कि इसमें कितने साइन चेंज आ रहे हैं। मतलब हमारे पास अगर ये पॉजिटिव है A0 के साथ, इधर पॉजिटिव साइन है, और यहाँ पे A1 के साथ नेगेटिव साइन आ गया, तो ये एक साइन चेंज आ गया। अब अगर B1 पॉजिटिव है, ये तो यहाँ पे नेगेटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये दो साइन चेंजेस आ गए। तो जितने साइन चेंजेस हमारे पास इस कॉलम में होंगी उतने पोल्स इस सिस्टम के लिए हमारे पास राइट हाफ प्लेन में लाई कर रही होंगी। और जैसा कि हम लोगों ने स्टेबिलिटी की डेफिनेशन में देख लिया कि अगर एक भी पोल हमारे पास राइट हाफ प्लेन में आ जाए तो वो सिस्टम अनस्टेबल होता है। अब अगर ये वाला कॉलम सारा पॉजिटिव है, मतलब इसमें कोई साइन चेंजेस नहीं है, कोई भी यहाँ से जब हम A0 से A1 की तरफ, A1 से B1 की तरफ, फिर B1 से C1 और नीचे AN की तरफ पहुँचते हैं और यहाँ पे हमें कोई भी साइन चेंज नहीं मिल रहा, मतलब कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा एक रो से जब हम दूसरे रो की तरफ आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि सारे के सारे जो पोल्स हैं वो लेफ़्ट हाफ प्लेन में लाई कर रहे हैं और ये सिस्टम स्टेबल है। इस पे हम एक दो एग्जांपल देखते हैं, तो इससे आप लोगों को मज़ीद समझ में आ जाएगा कि राउथ-हार्विट्ज़ से हम सिस्टम स्टेबिलिटी किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं इस एग्जांपल को। इस एग्जांपल में हमें बताया गया है कि यूजिंग राउथ एरे या राउथ टेबल डिटरमिन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है हमें, और हमें बताया गया है कि यहाँ पे राउथ एरे की मदद से बताएं कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। तो राउथ एरे हम किस तरह जनरेट करेंगे, जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में देखा कि ये जो s पावर्स हैं, s पावर 4, s पावर 3, s स्क्वायर, s और s पावर 0, इस 5 के साथ s पावर 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है, पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में। s पावर 4 टॉप पे होगा और फिर उसके नीचे s पावर 3, s स्क्वायर, s1 और s0। तो ये सारे s जो हैं ये हमने लिख लिए। अब जो पहले दो रोज़ हैं हमने इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से बनाने हैं, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे। यहाँ पे 1 है इसके साथ और ये 8, तो 1 8। इसी तरह 18 16, तो ये 18 16 और इस तरह 5, ये 5 आ गया। नीचे
अगर हमारे पास और कोएफिशिएंट्स नहीं है तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। अब आते हैं इन दो रोज की मदद से हम नीचे वाले रोज जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो B1 हम कैसे जनरेट करेंगे, हमने देखा पिछली स्लाइड में कि B1 8 मल्टीप्लाइड बाई 18 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो ये B1 हमारे पास आ गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 18 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 16, और डिवीजन में हमारे पास ये 8 लगेगा। ये जो पिछली स्लाइड में हमने इधर A1 लिखा हुआ था, तो अब A1 की जगह यहाँ पे 8 है, तो ये डिवीजन में 8 आ गया। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो B1 की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। तो यहाँ पे हमने B1 को 16 लिख लिया। अब जो B2 है हमारे पास वो क्या है, अब इस कॉलम के साथ हम ये वाला कॉलम लेंगे। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, और बीच में साइन नेगेटिव आएगा। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, और डिवीजन में हमारे पास वही 8 आ रहा है। तो ये B2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 5 आ रही है। तो ये हमारे पास क्या है, 5 वैल्यू B2 की जगह हमने यहाँ पे लगा लेनी है। अब B3 की वैल्यू हमारे पास, अगर इस कॉलम के साथ हम इस साइड वाला, अब इसका नेक्स्ट कॉलम जो है हमारे पास नहीं है, मतलब वो 0 0 है। तो अगर हम इस कॉलम के साथ यहाँ पे 0 0 कॉलम लिख लें तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 0 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो यहाँ पे B3 8 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, और डिवीजन में वही 8 आ रहा है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो रही हैं, 0 हो रही है। तो ये 0 के इक्वल आ गया। तो B3 हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब आते हैं C1 की तरफ। C1 के लिए हम ये कॉलम लेंगे, ये 8 और 16 वाला। यहाँ पे ये जो B1 की वैल्यू आई है, 8 और 16 के साथ पहले ये वाला कॉलम लेंगे। C2 के लिए 8 और 16 के साथ हम ये वाला कॉलम लेंगे। तो C1 की तरफ आते हैं। C1 में हमने देखा कि ये जो 8 और 16 कॉलम है, अगर इसके साथ हम ये 16 और 5 वाला कॉलम ले लें तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 5, और डिवीजन में हमारे पास ये B1 आएगा। B1 की वैल्यू क्या है, 16, तो ये डिवीजन में आ गया। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आती है 13.5, तो ये आ गया 13.5। अब यहाँ पे C2 के लिए हम इस कॉलम के साथ 8 और 16 के साथ हम ये वाला कॉलम लेंगे, और ये है 0 0। तो C2 और C3 दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 0, क्योंकि ये जो नेक्स्ट कॉलम है ये C2 के लिए भी 0 है और C3 के लिए भी 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास C2 और C3 0 आ गया। अब जो D1 है, D1 की जगह एक तो शॉर्ट मेथड ये है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे s पावर 0 वाला लाइन है ये, तो s पावर 0 के साथ जो भी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे हम लोगों ने लिख ली। यहाँ पे ये जो an आ रहा था, जिस तरह पिछले स्लाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे an लिखा हुआ था s पावर 0 के साथ, और an क्या है, s पावर 0 का कोएफिशिएंट है। तो हम डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे s पावर 0 के साथ क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, लेकिन हम ने यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके भी वेरीफाई किया है, और उस कैलकुलेशन से भी हमारे पास ये 5 आ रहा है। तो D1 को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, अब हम लेंगे ये 16 और 13.5 वाला कॉलम, इस कॉलम के साथ हम 5 और 0 वाला कॉलम लगाएंगे। तो ये 13.5 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो ये 13.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाई 0 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये टर्म तो 0 हो रही है,
तो ये वाली टर्म सिर्फ रह गई, तो ये टर्म हमने इधर लिख दी। डिवीज़न में हमारे पास क्या आएगा, ये C1 डिवीज़न में आएगा, तो ये 13.5 डिवीज़न में आ गया। तो ये दोनों कैंसिल हो गए डिवीज़न वाले, और ये जो ऊपर वाला है, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 रह जाता है। तो ये D1 की वैल्यू हमारे पास 5 होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये हमने राउथ एरे जो है वो जनरेट कर लिया। अब हमने देखना है कि ये जो स्टेबिलिटी है इस सिस्टम की वो कैसे है, ये स्टेबल है कि नहीं। तो हम फर्स्ट वाले कॉलम को एनालाइज करते हैं। तो हम 1 से 8 की तरफ आते हैं, तो कोई साइन चेंज नहीं है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब 8 से इस 16 की तरफ आते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं है, ये भी पॉजिटिव है। इसी तरह अगर हम C1 की तरफ आए तो ये भी पॉजिटिव है, 13.5 है। इसी तरह अगर हम इसकी तरफ आए D1 की तरफ तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव है और कोई साइन चेंज नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम हमारे पास क्या है, ये एक स्टेबल सिस्टम है। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें एग्जाम्पल में दी हुई है वो हमारे पास क्या है, एक स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। पिछले एग्जाम्पल में हमने देख लिया कि हमारे पास एक स्टेबल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें दी हुई थी। अब हम आते हैं एक अनस्टेबल सिस्टम को देख लेते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पे कि इस सिस्टम को राउथ एरे से इसकी स्टेबिलिटी फाइंड करें। तो देखते हैं, इस सबसे पहले हम उसी मेथड से हम ये s की पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में s पावर 4, s पावर 3, s पावर 2, s पावर 1 और s पावर 0 यहाँ पे लिख लिया। अब जो हमारे पास s पावर 0 है वो हम यहाँ पे ये जो 2 है जो कांस्टेंट है, ये s पावर 0 का कोएफिशिएंट है, ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया। इसको आप लोग कैलकुलेट करके भी देख लें, यही वैल्यू आएगी। अब जो बाकी जो पहले 2 रोज़ हैं वो तो हम इन पावर्स से जनरेट कर लेते हैं, मतलब 3 और 10, तो ये 3 और 10 आ गया। फिर 5 और 5, तो ये 5 और 5 आ गए। इसी तरह 2 और 0, 2 के बाद कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे 2 के साथ क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखते हैं इससे हम ये जो B1 है ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 50 हो गया, और 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15, तो 50 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 50 माइनस 15 हमें 35 देता है, और 35 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.5 आएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 3.5। इस तरह ये वाली वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम हम लेंगे, 2 और 0 वाला, 3 और 10 वाला। तो ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 20, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 20 माइनस 0 20, और डिवाइडेड बाई 10, तो ये 2 हमारे पास आ गया। इसी तरह ये वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल उसी मेथड से जिस तरह हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा। तो ये वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने साइन चेंज आ रहे हैं। तो इससे इसकी तरफ आते हैं, 3 से 10 की तरफ कोई साइन चेंज नहीं है, दोनों पॉजिटिव हैं। 10 से 3.5 की तरफ आए तो यहाँ पे भी कोई साइन चेंज नहीं आ रहा, तो ये भी दोनों पॉजिटिव हैं। 3.5 से जब हम माइनस 0.714 की तरफ आते हैं तो हमारे पास एक साइन चेंज आ गया। अब हम दोबारा इस वैल्यू से 2 की तरफ आएंगे, s पावर 0 वाले कोएफिशिएंट की तरफ आएंगे, तो ये यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस है। तो 2 साइन चेंजेस हमने ऑब्ज़र्व की हैं फर्स्ट कॉलम में। एक जब हम 3.5 से इस नेगेटिव वैल्यू की तरफ आ रहे थे
तो एक साइन चेंज ये हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। अब दोबारा ये नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, तो ये दो साइन चेंजेस आ गई। तो इसका मतलब है कि इसके दो पोल्स जो है हमारे पास राइट हाफ प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास ये सिस्टम जो है ये अनस्टेबल सिस्टम है। पिछले एग्जाम्पल्स में तो हमने सिंपल सिस्टम्स को देखा कि उसकी स्टेबिलिटी किस तरह फाइंड करते हैं। अब हमारे पास कुछ राउथ-हॉर्विट्ज़ क्राइटेरियन में स्पेशल केसेस भी आती हैं। तो दो स्पेशल केसेस आ सकती हैं हमारे पास, जिसका जो हम पिछले मेथड में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और वो स्पेशल केसेस क्या है, उसमें केस नंबर 1 ये है कि व्हेन द फर्स्ट टर्म इन एनी रो ऑफ द राउथ एरे इज 0 while rest of the row has at least one non-zero term। कि जो रोज हम राउथ एरे में बनाते हैं उसमें जो फर्स्ट टर्म है किसी भी रो का 0 आ जाए और बाकी में कोई एक नॉन ज़ीरो टर्म मौजूद हो, तो इसको हम केस 1 कहते हैं, स्पेशल केस नंबर 1 ऑफ राउथ-हॉर्विट्ज़ क्राइटेरिया। तो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे जब हमारे पास किसी भी एक रो में फर्स्ट टर्म 0 आ जाए और बाकी के जो टर्म्स हैं उस रो के वो उनमें से एक नॉन ज़ीरो टर्म मौजूद हो। मतलब सारे का सारा रो 0 ना हो बल्कि सिर्फ फर्स्ट टर्म जो है वो 0 आ जाए। तो एक एग्जांपल हमें यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है कि इस सिस्टम को राउथ-हॉर्विट्ज़ एरे से सॉल्व करें कि ये हमारे पास क्या है, स्टेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग उसी तरीके से जिस तरह पिछले एग्जांपल में हमने किया था उसी तरीके से s की पावर्स को हमने लिख लिया। तो इसकी पावर्स में हमने यहाँ पे ये तो लिख लिया। अब देखते हैं इसके जो पहले दो रोज हैं वो भी वही पिछले वाले मेथड से हमने क्या कर दिए, जनरेट कर दिए। ये 1 1 1 1 इधर आ गया, फिर ये 2 2 ये 2 2 यहाँ पे दूसरा कॉलम बन गया, और ये 5 और 5 के ऑनवर्ड कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो 5 और 0। अब हमने क्या करना है, ये यहाँ वाला जो टर्म है ये जनरेट करना है। तो यहाँ पे ये कैसे जनरेट होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये भी 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, दोनों से 2 वैल्यू आएगी। तो 2 माइनस 2 0 देगा और डिवीज़न में 1 है लेकिन ऊपर हमारे पास 0 आ गया तो ये वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह हम सेकंड एलिमेंट को देख लेते हैं। तो इसको जनरेट करने के लिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 5, तो ये 5 आ गया। अब जो तीसरा टर्म है इस कॉलम के साथ हम नेक्स्ट कॉलम लेंगे जो कि 0 0 बन रहे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0। तो अब हमने देख लिया कि ये जो फर्स्ट टर्म है इस रो का ये हमारे पास क्या है, 0 आ रहा है और बाकी जो है उसमें एक नॉन ज़ीरो टर्म 5 मौजूद है। तो ये स्पेशल केस नंबर 1 आ गया हमारे पास। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। पहला मेथड ये है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसमें s को रिप्लेस करें हम 1/z से। तो जब हम इसमें s को रिप्लेस करेंगे 1/z से तो हमारे पास ये वह कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, 1/z पावर 4 प्लस 1/z पावर 3 प्लस 2 इंटू 1/z पावर 2 प्लस 2 इंटू 1/z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि ये जो z पावर 4 बन रहा है यहाँ पे, इन सारे टर्म्स को हमने z पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है।
तो z पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ गया, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ये z पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे यहाँ पे z क्यूब है, इधर मल्टीप्लाई होगा z पावर 4 के साथ, तो इससे आएगा z हमारे पास, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ये z है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो z पावर 4 के साथ तो z स्क्वायर आएगा, तो ये 2z स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे z पावर 4 के साथ तो ये z क्यूब आएगा, तो ये 2z क्यूब हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और 5 के साथ z पावर 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये 5z4 यहाँ पे आ रहा है। तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन z की फॉर्म में हमारे पास बन गई। अब इसको हम क्या करेंगे, राउथ एरे इसका जनरेट करेंगे या राउथ टेबल जनरेट करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने s के लिए जनरेट किया था पिछले एग्जांपल्स में, बिल्कुल उसी तरह हमने z के लिए अब राउथ एरे को जनरेट करना है। तो उसको यहाँ पे z की तो इसके लिए हम राउथ एरे जनरेट करेंगे, तो ये यहाँ पे z की पावर्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख ली। अब यहाँ पे उसके कोएफिशिएंट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने s के लिए लिखे थे, तो यहाँ पे भी 5 2 पहला कॉलम, 2 और 1 जो है वो दूसरा कॉलम, और 1 और 0 हमारे पास तीसरा कॉलम बनाएंगे। उसी से हम ये वैल्यूज़ जनरेट करेंगे, बिल्कुल उसी मेथड से जिस तरह पिछले मेथड में हमने देखा। तो यहाँ पे -0.5 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। इसी तरह जो z है उसके साथ 5 आ रहा है, और z पावर 0 का हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डायरेक्ट लिख लेंगे 1। अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप लोग देखें तो कोई भी जो फर्स्ट टर्म है किसी भी रो का वो 0 नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास क्या है, एक राउथ एरे बन गई z की फॉर्म में। अब इसको हम देखेंगे कि इसमें कितने साइन चेंजेस आ रही हैं। तो अगर आप लोग देखें तो ये 2 से जब 0.5 की तरफ आते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, तो एक साइन चेंज ये हो गया। फिर जब हम 5 की तरफ आते हैं तो ये दोबारा पॉजिटिव है, तो एक साइन चेंज यहाँ पे आ गया, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो 2 साइन चेंजेस आ रही हैं। तो इसके भी 2 पोल्स जो है वो हमारे पास राइट हाफ प्लेन में है, तो ये सिस्टम भी हमारे पास क्या है, अनस्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका जो दूसरा मेथड है, ये तो पहला मेथड था कि अगर हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाए तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। इसको हम एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और वो क्या है कि ये जो 0 वाला टर्म था जो इस एरे में आ रहा था, यहाँ पे इसको हम एप्सिलॉन या किसी और वैल्यू से हम रिप्लेस कर दें, और यहाँ एप्सिलॉन पे हमारे पास जो है वो लिमिट्स होंगी कि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये इसकी जो लिमिट्स है एप्सिलॉन की वो अप्रोचेस टू 0 है। अब इससे अगर हम ये निचले वाला टर्म जनरेट करना चाहें तो यहाँ पे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 एप्सिलॉन आएगा यहाँ पे जिस तरह ये नज़र आ रहा है आपको, और ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 हमें 5 दे रहा है, और डिवीज़न में ये एप्सिलॉन आएगा तो यहाँ पे डिवीज़न में एप्सिलॉन आएगा। अब इस पे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है, तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो ये एप्सिलॉन हम इसके नीचे भी लिख लेंगे और इसके नीचे भी लिख लेंगे। जब इसके नीचे लिखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 5 के नीचे हमारे पास एप्सिलॉन रह जाएगा। अब अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई करें तो डिवीज़न में ये 0 आ रहा है, तो ये हो जाएगा
2 माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि डिवीज़न में हमारे पास बल्कि इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा। इन्फिनिटी यहाँ पे ये आ गया, इस वाले टर्म से हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि डिवीज़न में हम जब लिमिट पुट करेंगे एप्सिलॉन की जगह 0 आएगा। तो 2 माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी। इसकी जगह हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या कोई साइन चेंज, तो यहाँ पे जो है माइनस इन्फिनिटी है, तो पिछले मेथड में भी हमारे पास क्या आ रहा था, इधर माइनस साइन आ रहा था, ये जो 0.5 है, और उस केस में भी हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। तो यहाँ पे भी दो साइन चेंजेस आ रही हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव और फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये भी हमारे पास इस मेथड से भी ये सिस्टम अनस्टेबल ही आ रहा है। तो ये था केस नंबर 1 जो राउथ हॉर्विट्ज़ में स्पेशल केस आ सकता है, केस नंबर 1 था। अब जो स्पेशल केस नंबर 2 है वो हम देखेंगे कि स्पेशल केस नंबर 2 क्या है। स्पेशल केस नंबर 2 ये है कि किसी भी राउथ एरे में हमारे पास जो कंप्लीट रो हो वो हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। मतलब पिछले केस में तो हमने सिर्फ कहा था कि सिर्फ ये स्टार्टिंग जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 0 आ जाए, बाकी नॉन ज़ीरो हो। अब अगर एक कंप्लीट रो हमारे पास 0 आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, उसको हम राउथ एरे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो राउथ एरे हमने यहाँ पे ये बना लिया। तो इसकी राउथ एरे हमने यहाँ पे बना ली। पहले एस की जो पावर्स है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, फिर उससे 2 रोज़ जो जिस तरह पिछले मेथड में हमने जनरेट किए थे उसी मेथड से हमने इधर भी जनरेट कर लिए। अब जब हम इससे ये एलिमेंट्स जनरेट कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाला जो रो है ये हमारे पास क्या आ गया, इसके सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 आ गए। तो इस केस को हमने किस तरह हैंडल करना है। इस केस में हमने इससे जो अबव वाला रो है ये 2, 6, -8 और 0, इसको हमने क्या करना है, लिख लेना है। इससे हमने एक इक्वेशन बनानी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उस इक्वेशन को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। और वो इक्वेशन किस तरह बनेगी, ये 2s पावर 4 के साथ ये s पावर 4 वाली लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, 2s पावर 4। अब 6 के साथ हमने क्या लिखना है, s क्यूब नहीं लिखना, इसमें हमने पावर्स को इवन लेना है। तो s पावर 4 के बाद हमारे पास इसके साथ s स्क्वायर आएगा। इसी तरह -8 के साथ हम s पावर 1 ऑड वाले पावर नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके साथ s पावर 0 आ जाएगा। तो इससे हम इस तरह एक ऑक्सिलरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेंगे। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, a ऑफ s इज इक्वल टू 2s पावर 4, ये 2s पावर 4, फिर 6s स्क्वायर और -8s पावर 0। ये इक्वेशन हमने बना लिया, a ऑफ s ऑक्सिलरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको हमने 0 के इक्वल लेना है और इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास 4 इधर आ जाएगा, 8 बन जाएगा और ये s क्यूब बन जाएगा। तो 8s क्यूब, इसको डेरिवेट करेंगे तो ये 12s आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास ये इसकी डेरिवेशन आई है, इन एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, जो यहाँ पे ये 0 वाली रो है
इस रो को हमने रिप्लेस करना है इन एलिमेंट से, जिस तरह इस नेक्स्ट वाले फिगर में आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये वाली ज़ीरो हमारे पास, ये वाली रो जो है ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, इसको हम कैंसिल कर देंगे और इस रो की जगह एस क्यूब की नई रो हम बनाएंगे और उसमें एलिमेंट्स हम ये वाले लिखेंगे जो हमारे पास डेरिवेटिव से आए हैं। तो ये 8 और 12 और बाकी हमारे पास कोई और कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये 0 0 आ गए। अब हमने क्या करना है, जो इससे नीचे वाला रो की एलिमेंट हम फाइंड करेंगे तो हम इस 0 0 को कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि इन दोनों एलिमेंट्स को हम कंसिडर करेंगे और इसको हम जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये एरे जनरेट कर लिया। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे एक साइन चेंज आ रहा है। तो एक साइन चेंज का मतलब है कि इसका एक पोल जो है हमारे पास क्या है, राइट हाफ प्लेन में है, तो ये एक अनस्टेबल सिस्टम है। तो ये केस 2 था, स्पेशल केस 2 राउथ-हॉर्विट्ज़ क्राइटेरियन में, कि सारे एलिमेंट्स जो एक रो के होते हैं वो अगर ज़ीरोज़ आ जाएं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे।